कैसे आप सब, कैसे चल रही है आपकी यूजीसी नेट लॉ की तैयारी? आई होप अच्छी चल रही है आपकी दिसंबर की तैयारी, क्योंकि नोटिफिकेशन किसी भी दिन आ सकता है और एनडीए का पैटर्न रहा है जो पास्ट का, जिस टाइम पे आपकी नोटिफिकेशन रिलीज होगी आपके पास प्रिपरेशन का टाइम बहुत कम रहेगा। तो अपनी तैयारी को आज ही से शुरू कर दे अगर आपने अभी तक शुरू नहीं करी है, और शुरू कर दी है तो उसे थोड़ा सा स्पीड अप कर ले। आज हमारा अग्नि परीक्षा बैच का डे 2 है। हम लोग फर्स्ट सब्जेक्ट, हमारी फर्स्ट यूनिट जो कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। आज उसका सेकंड टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। इस टॉपिक से आपका पीवाईक्यू सिर्फ एक पूछा गया है, दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, वरना जनरली आपसे पीवाईक्यूज इस टॉपिक से पूछे नहीं जा सकते। अंडरस्टैंडिंग व्यू पॉइंट से ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक, लेकिन एट प्रेजेंट अभी तक आपके पीवाईक्यू से या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं। ट्रीटीज है यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा। ट्रीटीज से क्वेश्चंस बहुत सारे आए हैं, लेकिन वो एनवायरमेंट लॉ के अंदर पूछे गए हैं। ट्रीटीज से क्वेश्चंस इंटरनेशनल लॉ के अंदर, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के अंदर, उसके अंदर नहीं पूछे गए हैं। ट्रीटीज क्या है? ट्रीटी होती है एक पर्टिकुलर इशू पे दो स्टेट्स हैं, ए और बी स्टेट है, इनका ये बॉर्डर है दोनों स्टेट्स का, ये इनकी स्टेट है, ये इनकी स्टेट है। इस बॉर्डर के ऊपर एक रिवर जा रही है। अब इस रिवर को लेके इशू, ए और बी का ये रिवर का इशू है। इस रिवर के इशू को रिजॉल्व करने के लिए एक ट्रीटी बने, एक एग्रीमेंट बने। मान लेते हैं कि इस रिवर का एक यूसेज है और उसके अंदर एग्रीमेंट बना है कि जी इतना पार्ट जो है रिवर का वो ए यूज करेगा और बचा हुआ पार्ट बी यूज करेगा। ये एक एग्रीमेंट बना, इस एग्रीमेंट को हम लोग ट्रीटी कहेंगे और इस ट्रीटी को लीगली बाइंडिंग बनाने के लिए इन दोनों को इस ट्रीटी को रेटिफाई और साइन करना पड़ेगा। अब इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो रूल्स बने हैं, जो कोई भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का तरीका बना है, वो सब कुछ इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग इन दोनों को फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब ये लीगली बाइंडिंग हो चुकी। सो दैट इज अ ट्रीटी। एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी। Treaties are formal agreements between the states that create binding obligations under international law. Formal agreement between states creating binding obligations. ठीक है, ट्रीटी मल्टीलेटरल हो सकती है, बायलेटरल हो सकती है। बायलेटरल का एग्जांपल मैंने आपको बताया है। अगर ये दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट होता है, मान लीजिए ये बॉर्डर के सी स्टेट भी यूज कर रही है यहाँ पे, अब ये तीन जगहों के बीच में जब हो गई ट्रीटी तो ये मल्टीलेटरल ट्रीटी हो जाएगी। एग्जाम्पल यहाँ पे वियना कन्वेंशन दे रखा है। वियना कन्वेंशन आपको एक आउटलाइन प्रोवाइड करता है कि ट्रीटी को फॉर्म कैसे करना है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उनका इंटरप्रिटेशन कैसे करना है और उसका टर्मिनेशन कैसे करना है। एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। It gives an outline rules regarding the treaty formation, interpretation and termination. उसके बाद एग्जाम्पल के लिए आपको एक पेरिस एग्रीमेंट दे रखा है 2015 का है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर है, क्लाइमेट चेंज है, लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग। तो ये आपका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका कस्टमरी लॉज है, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉज है। अब कस्टम्स कुछ एग्जाम्पल है इसके कि ओल्ड होना चाहिए, रिपीटेड होना चाहिए, विदाउट एनी ब्रेक होना चाहिए। ये कुछ इंग्रेडिएंट्स है कस्टम की, कि बहुत टाइम से, बहुत पुराने टाइम से एक प्रैक्टिस चलती आ रही है और सबके सब उसको इस लेवल तक फॉलो कर चुके हैं कि वो अब लीगली बाइंडिंग हो गया है, इररिस्पेक्टिव दैट इट इज नॉट अ कोडिफाइड लॉ, इट इज एन अनकोडिफाइड लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दे रखा है। ये कस्टम है कि जब बाहर की कंट्री से कोई भी हमारी कंट्री में डिप्लोमेट आते हैं, दे आर ट्रीटेड एज स्पेशल प्रिविलेज वीआईपीज। उनको अरेस्ट नहीं करा जा सकता, उनके ऊपर चार्जेस नहीं लगाए जा सकते। रीजन मीन सो दैट दे कैन परफॉर्म देयर ड्यूटी एंड फंक्शन फॉर व्हिच दे हैव अराइव्ड इन अवर कंट्री। दैट इज वन ऑफ द कस्टम दैट हैज बीन प्रैक्टिस्ड।
उसके बाद आता है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ आर द फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल्स व्हेन योर ट्रीटी और कस्टम्स आर अनक्लियर दैट हाउ टू प्रोसीड विद अ पर्टिकुलर सिचुएशन, एट दैट मोमेंट वी यूज जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, जो कि फंडामेंटल है, जो फाउंडेशन है कि हाँ ये तो बेसिक ही है। अगर कोई भी रूल नहीं होता ट्रीटी के अंदर, कोई भी कस्टम नहीं होता इस चीज का, तो एक तरीका है एक चीज को करने का और हम उसी तरीके से उस चीज को करते हैं। दैट इज योर जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, जैसे कि आपने प्रिंसिपल गुड फेथ दे रखा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपके जुडिशियल डिसीजंस। जुडिशियल डिसीजंस हमें ये समझने में हेल्प करते हैं, आईसीजे का, आईसीसी का, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और आईसीजे का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इनके बहुत सारे रूलिंग्स आए हैं और ये रूलिंग्स हमें ये समझने में हेल्प करते हैं कि इंटरनेशनल लॉ किस तरीके से डेवलप हो रहा है ओवर द पास्ट डेकेड्स, हाउ इट हैज ग्रोन। क्योंकि इंटरनेशनल लॉ हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इट इज ग्रोइंग एंड इट इज डायनामिक। तो किस तरीके से ग्रो कर रहा है ये हमें डिसीजंस में पता चलता है, क्योंकि डिसीजंस के अंदर हमें इम्प्लीमेंटेशन दिखता है, प्रैक्टिकलिटी दिखती है, फंक्शनिंग दिखती है कि इंटरनेशनल लॉ किस तरीके से काम कर रहा है। इज इट इवन इफेक्टिव? दैट इज नोन बाय जुडिशियल डिसीजंस। और लास्ट आपका है टीचिंग्स ऑफ हाईली क्वालिफाइड पब्लिसिस्ट, यानी कि आपके जो रिसर्चर्स हैं, जो रिसर्च करते हैं अलग अलग कंट्रीज में जाके जो पब्लिश करते हैं पेपर्स, उनके थ्रू हमें पता चलता है। तो ये सारे के सारे आपके सोर्सेस हैं इंटरनेशनल लॉ के। आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इनके। Which of the following is not considered a primary source of international law according to Article 38 of the ICJ? ये आपका PYQ है जो मैंने आपको बताया था, और उसके आंसर इसका नेशनल लेजिस्लेशन है, फिर बाकी सारे हमारे सोर्सेस हैं। Next, the principle that states must perform their treaty obligation in good faith is known as, हमने ये प्रीवियस क्लास के अंदर भी पढ़ा था, pacta sunt servanda, इसका आंसर है। Next, what type of law is derived from the consistent practice of states and accepted as legally binding? Consistent practices of states, बार repeated customary international law. Which source of international law includes decisions made by international courts and tribunals? आपके जुडिशियल डिसीजंस हैं जो इंटरनेशनल कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स की बात करते हैं। नेक्स्ट, the teachings of highly qualified publicists are considered, अब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ, बाइंडिंग सोर्स ऑफ लॉ, नॉन बाइंडिंग सोर्स ऑफ लॉ। ये बाइंडिंग और नॉन बाइंडिंग का तो ऑप्शन यहाँ पे आता ही नहीं, क्योंकि वो सोर्सेज है, बाइंडिंग की बात नहीं होगी। इंटरनेशनल लॉ हमें कहां से पता चल रहा है, कहां से नहीं पता चल रहा, हम इसकी बात करते हैं। इट इज सेकेंडरी सोर्स, प्राइमरी सोर्स नहीं होता, क्योंकि जनरली रिसर्चर्स जो होते हैं वो अपने पब्लिकेशंस के अंदर बहुत सारे डेटा जो ऑलरेडी कलेक्टेड होते हैं, जैसे कि सेंसेक्स हो गया, ग्रोथ डेटा हो गया, फर्टिलिटी रेट कैसा है, इमोबिलिटी रेट कैसा है, डेथ रेट कैसा है, ये ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा होता है और इस डेटा को वो अपनी रिसर्च के अंदर यूज करते हैं। दैट इज व्हाई इट इज सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ। लास्ट, which document explicitly outlines the source of international law? This is one of the questions that can be asked in your question in your paper, and the answer is the Statute of International Court of Justice. So I hope आपको sources of international law complete हो गया है हमारा टॉपिक। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको इसके बाद में कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको व्हाट्सएप, जीमेल का लिंक दे रखा है, आप वहां पर भी जाकर पूछ सकते हैं सारे डाउट्स को। आई विल श्योरली क्लियर देम। चलिए करते हैं तैयारी प्रोफेसर बनने की, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई है। थैंक यू।